है ना। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स मतलब आपके गुड्स खो गए थे, किसी व्यक्ति को मिल गए हैं, वो व्यक्ति आपके गुड्स को आप तक पहुंचाने के लिए आपको ढूंढ रहा है और किसी तरह से आप तक पहुंचता है, आपके गुड्स लौटाता है। ये सब एक्टिविटी जो वो कर रहा है, क्या आपने उससे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किया था या कंडक्ट से, ये एक्शन से ये समझ में आ रहा है कि यार ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक व्यक्ति का गुड्स दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया है और वो किसी पर्पस के लिए पहुंच गया है, एक तरह से अनइंटेंशनल पर्पस है, लेकिन अब वो ढूंढ रहा है तुम्हें और तुम्हारा गुड्स तुम तक पहुंचा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि दो पार्टी हैं, गुड्स, एक व्यक्ति ऑनर है, दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया है, पर्पस है, तो ये बेलमेंट हो गया। अब अगर ये बेलमेंट हो गया तो ये एक्सप्रेस टाइप का बेलमेंट है या इम्प्लाइड टाइप का बेलमेंट है, बताओ। इम्प्लाइड। तो ये इम्प्लाइड टाइप का बेलमेंट हो गया। और अगर ये इम्प्लाइड टाइप का बेलमेंट हो गया तो यहाँ पे बेलमेंट के सारे नियम आ जाएंगे, लेकिन जितना हमने अभी तक बेलमेंट पढ़ा वो सब तो लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये बेलमेंट में भी एक स्पेशल टाइप है। अभी तक हमने बेलमेंट में क्या पढ़ा, बेलमेंट क्या होता है, बेलर कौन होता है, बेली किसको कहते हैं, बेलर के राइट, बेली की ड्यूटी, फिर रेसिप्रोकल, और एक देख लिया बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कैसे होता है। मतलब हमने बेलमेंट के बारे में जनरल नॉलेज पढ़ा है। एक कोई नॉर्मल से बेलमेंट हुए, ग्रेशियस कौन से होंगे, नॉन ग्रेशियस कौन से होंगे, उस केस में कैसे काम चलेगा। लेकिन स्पेसिफिक केस अगर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का हुआ तो आपको ये सेक्शंस में जो लिखा है वो फॉलो करना पड़ेगा। क्या मैं ये बात समझा पा रहा हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं कि अभी तक हमने जो पढ़ा और इसमें क्या डिफरेंस है ना। वैसे भी जिसे हमने शुरू में कॉन्ट्रैक्ट को जनरली पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एसेंशियल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कैसे माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड कैसे होता है। ऐसे हमने जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। फिर हमने एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू किया जिसका नाम बेलमेंट था। वैसे ही हमने बेलमेंट को जनरली पढ़ा, अब हम स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं बेलमेंट के अंदर, है ना। तो इस चेन को समझो जरा कि हम इसको कैसे याद रखेंगे कि यार ये स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट है। यहां पे भी देखो दो पार्टी हमें समझ में आ रही है। एक वो है जो ऑनर था गुड्स का, जिससे वो गुड्स खो गया, और एक वो व्यक्ति है जिसको वो गुड्स मिला, अब वो ऑनर को ढूंढ रहा है। तो मुझे बताओ बेलर कौन है, बेली कौन है। बिल्कुल ऐसा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर ये सेक्शन जो है जनरली वो बेलर बेली के नाम से उसे बोलता ही नहीं है। ये सेक्शन हमेशा बोलेगा ट्रू ऑनर, एक बनाएगा व्यक्ति को ट्रू ऑनर और एक को बनाएगा फाइंडर ऑफ गुड्स। तो जो दो व्यक्ति यहाँ पे नाम बुलाए जाएंगे, जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, वो ट्रू ऑनर और फाइंडर है। ठीक हो गई ये बात। पहला डिफरेंस तो मैंने यही बता दिया कि स्पेसिफिक फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में आप अपना आंसर बेलर बेली बोल के नहीं लिखोगे, है ना। जैसे जनरल कॉन्ट्रैक्ट में हम दोनों पार्टीज को प्रॉमिसर प्रॉमिसी बुला रहे थे, पर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में हमने तीन पार्टी पढ़ी और तीनों के नाम हो गए। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी पढ़ी, दोनों के नाम हो गए। अभी बेलमेंट में भी दो पार्टी पढ़ी, दोनों के नाम हो गए। जब फाइंडर ऑफ गुड्स की हम बात करते हैं तो फिर पर्सन्स के नाम ये हो जाते हैं, ट्रू ऑनर एंड फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। हम पार्टी को टर्मिनोलॉजी ही बदल देते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। आगे चलते हैं। अ पर्सन हु फाइंड सम गुड्स विच डू नॉट बिलोंग टू हिम। एक ऐसा पर्सन जिसे कुछ गुड्स तो मिला है लेकिन वो उसे बिलोंग नहीं करता, उसी व्यक्ति को हम कहते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे गुड्स मिला बट वो गुड्स उसका नहीं है, तो आप फाइंडर ऑफ गुड्स कहलाओगे। फाइंडर का मतलब ये जरूरी नहीं है रोड पे मिला, ट्रेन में मिला, आपकी शॉप में कोई कस्टमर आया था वो छोड़ गया, अरे मिला, बस इतनी सी बात। जहां भी मिला वो गुड्स आपको मिला और आप उस गुड्स के ट्रू ऑनर नहीं हो, तो आप फाइंडर ऑफ गुड्स की कैटेगरी में आते हो। दूसरी बात, इट इज ड्यूटी। अब देखो क्या वर्ड लिखा है, ड्यूटी। देखो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, अभी बेलर बेली में भी हमने बार बार क्या बात की, ड्यूटी ऑफ बेलर, ड्यूटी ऑफ बेली, राइट ऑफ बेलर, राइट ऑफ बेली। तो एक ऐसा पीस ऑफ पेपर जो किसी की ड्यूटी और किसी का राइट बना रहा है, वही तो है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट गुड्स के ऊपर। तो यहां भी वर्ड क्या यूज हुआ है,
ड्यूटी. इट इज अ ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. मतलब एक पर्सन की ड्यूटी है, जिस पर्सन को वो गुड्स मिला है, कि वो ढूंढे किसको? फाइंड द ट्रू ऑनर. वो ट्रू ऑनर को ढूंढे और ये जो गुड्स उसे मिला है, इस गुड्स को उसे सरेंडर कर दे. हाउएवर, फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट टू sue the owner for compensation for trouble and expenses voluntarily incurred by him in finding the owner and preserving the goods. अब ये कहानी को समझो, ये कहानी में आगे बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं. ये सबसे पहले हम सबसे जनरल बात पढ़ रहे हैं. सपोज किसी का चश्मा तुम्हें मिला रोड पे, ठीक है? तुम्हें लगा यार बेचारा जिसका भी चश्मा होगा वो कितना परेशान हो रहा होगा, क्यों ना मैं इस चश्मे को उस तक पहुंचा दूं. ठीक है, तुम गए और उस चश्मे को उस तक पहुंचाने के लिए तुमने एफर्ट डाले, उस चश्मे को संभाल के रखा, उसे खराब नहीं होने दिया, वगैरह वगैरह. तुमने मेहनत की उस चश्मे के साथ. अब क्या होता है कि वो जब व्यक्ति मिल गया तो आप क्या कर रहे हो? उससे कह रहे हो कि यार देख, मैं बहुत परेशान हुआ हूं तेरा चश्मा ढूंढने में. अब इसमें जो मैंने एफर्ट लगाया, जो टाइम लगाया, कॉस्ट लगाई, उसका मेरे को कंपनसेशन चाहिए. वो चश्मा है मुश्किल से 2,000 रुपए का, तुम उससे बोल रहे हो मेरे को 20,000 रुपए दे. मैंने तेरी परेशानी दूर कर दी, चश्मा ढूंढ के दे दिया. और ये जो कुछ किया, वो चश्मे वाला ने कहीं कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं निकाला था, एडवर्टाइजमेंट नहीं दी थी कि मेरा चश्मा जो ढूंढ के लाएगा मैं उसे कंपनसेट करूंगा, प्लीज मेरा चश्मा ला दो. ऐसा कुछ नहीं था. वॉलंटरली तुम्हारी इच्छा हो गई, तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं यार ये कोई परेशान हो रहा होगा, मुझे इस व्यक्ति तक इसका चश्मा पहुंचाना है. तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारे इस वॉलंटरी एफर्ट पे तुम्हें राइट मिलना चाहिए कि तुम उससे कंपनसेशन ले लोगे. ये कॉमन सेंस से समझ में आता है. वही बात लॉ मेकर्स ने रूल बना दी. उन्होंने रूल बना दिया, कल को कोई एक दूसरे पे प्रेशर ना डाले. उन्होंने रूल में लिख दिया कि भाई वॉलंटरली अगर किसने फाइंडर ऑफ गुड्स ने कोई गुड्स ढूंढा है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस, उससे रिलेटेड कॉस्ट, उससे रिलेटेड एफर्ट के नाम पे फाइंडर ऑफ गुड्स सूट फाइल नहीं कर सकता है. साहब लिख दिया, सूट फाइल नहीं कर सकता. नो राइट टू सू. जब राइट टू सूट नहीं है तो आप उससे एनफोर्स करके पैसे नहीं ले सकते हो. भाई जिस चीज के ऊपर आपके पास राइट टू सूट है, मतलब आप उसको कोर्ट में ले जाके उससे पैसे वसूल सकते हो, तभी तो मिलेगा. तो यू डू नॉट हैव एनी राइट टू सूट. कोई डाउट है, कोई समस्या है तो पूछो. ये छोटा तो नहीं दिख रहा है? एक थोड़ा बड़ा करूं क्या, कि ठीक चल रहा है? ठीक है, ठीक. चलो आगे देखो. बट ही हैज राइट टू रिटेन द गुड्स. लेकिन तुम क्या कर सकते हो? सुनो, अब वॉलंटरी किया था तुमने यही सब, तुम सूट पर फाइल नहीं कर सकते, बट आप उसे रिटेन कर सकते हो अगेंस्ट द ऑनर अंटिल रिसीव सच कंपनसेशन. आप उसे सूट नहीं फाइल कर सकते, लेकिन आप उस गुड्स को रिटेन कर सकते हो वेयर द ऑनर हैज ऑफर्ड अ स्पेसिफिक रिवॉर्ड. अगर उसने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया था तो आपको राइट मिलेगा, राइट टू रिटेन. द फाइंडर में sue द ऑनर फॉर सच रिवॉर्ड. और वो रिवॉर्ड के लिए सूट फाइल कर सकते हो. अंतर समझना है, बहुत बारीक अंतर है. मैं क्या बोल रहा हूं? कॉस्ट के लिए तो सूट फाइल कर ही नहीं सकते, भले ही तुमने वॉलंटरली किया है, उसने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है या नहीं किया है वो तो छोड़ दो. कॉस्ट के लिए तो कभी भी सूट फाइल नहीं हो सकता. अगर ऑनर ऑफ द गुड्स के खो जाने पे कोई रिवॉर्ड डिक्लेयर कर देता है, आपके पास वो गुड्स आ जाता है, आप उस गुड्स को अपने पास तब तक रिटेन करोगे जब तक वो रिवॉर्ड नहीं दे देगा. अगर वो रिवॉर्ड नहीं देता तो आप उसको रिवॉर्ड के नाम पे सूट फाइल कर सकते हो कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए. बोलो बोलो बोलो. अब यहां पे देखो थोड़ा सा अंतर है. बट के बाद फिर से पढ़ना. बट ही हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स अगेंस्ट द ऑनर अंटिल रिसीव सच कंपनसेशन
एंड वेयर द ऑनर हैज, ये दूसरी बात शुरू हो गई एंड के बाद। कंपनसेशन तक एक बात है, उसके बाद दूसरी बात है। तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन बनता है? ऊपर तो लिख दिया नो राइट टू सू फॉर कंपनसेशन, फिर नीचे लिखता है बट ही हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स। और कंपनसेशन के अगेंस्ट सूट फाइल करने नहीं जा सकते। कंपनसेशन ले सकते हो तब तक, रिटेन कर सकते हो, पर सूट फाइल नहीं कर सकते। तुम देख रहे हो, ऊपर उसने ये नहीं बोला कंपनसेशन नहीं ले सकते, उसने ऊपर क्या बोला जब मना किया? क्या मना किया उसने? कंपनसेशन लेने से मना किया या सूट फाइल करने से मना किया कंपनसेशन के लिए? हाउएवर के बाद पढ़ के देखो, लॉ मेकर ने कंपनसेशन लेने से मना किया है या कंपनसेशन लेने के लिए सूट फाइल करने से मना किया है? देख लो कितने बारीक बात है। नीचे बोलता है आप गुड्स को रिटेन करो जब तक कंपनसेशन ना मिले। आप सूट फाइल नहीं कर सकते कंपनसेशन के लिए, वो जाएगा कोर्ट। पता है क्या होगा इसमें? आप तो कोर्ट जा नहीं सकते, आप उसको गुड्स के रिटेन कर सकते हो। वो बंदा जाएगा कोर्ट और बोलेगा मेरा गुड्स मुझे दिलाओ। जब वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट फिर तो उससे पूछेगी ना, अच्छा तुम्हारे लिए चश्मा इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम कोर्ट आ गए हो, और बेचारा वो व्यक्ति परेशान हुआ है तो तुम उसको कंपनसेट भी नहीं करना चाह रहे हो उसके टाइम और कॉस्ट के लिए। अरे कुछ रिवॉर्ड मत दो, पर कम से कम उसका खर्चा हुआ तुमको ढूंढने में वो तो दो। जब तक ट्रू ऑनर अपना इंटेंशन ना दिखाए अपने गुड्स पे कि ये गुड्स मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तब तक कंपनसेशन नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम चाहो तो गुड्स रख लो, और तुम कंपनसेशन के लिए जा नहीं सकते हो सूट फाइल करने। अरे समझ आ रहा कितनी सेंसिबल बात है? सेंसिबल नहीं बनी हो तो बताओ, देखो मैंने कोशिश की, एक और बार कर सकता हूं। तुम्हें कोई गुड्स मिला, ठीक है, उस गुड्स में को के ट्रू ऑनर को ढूंढने के लिए तुमने टाइम एफर्ट कॉस्ट लगा दिए। अब तुम मेरे से पूछ रहे हो सर वो बंदा मिल गया है, वो कंपनसेशन नहीं दे रहा है, हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा तुम एक काम कर सकते हो, इस गुड्स को तुम रिटेन करो। रिटेन करो मतलब तुम्हारे पास रखो, मैं नहीं कह रहा हूं यूज करो या कुछ, रिटेन करो, होल्ड करो इसे तुम्हारे पोजीशन में। उसे देने की जरूरत नहीं है। अगर उसे चाहिए तो उससे कहो कि जाए काम कर, अब कोर्ट में सूट फाइल कर ले या मुझे कंपनसेशन दे दे, ये बोलो उससे। वो कंपनसेशन देता है तो आप उसका गुड्स दे दो, वो कंपनसेशन नहीं देता है तो जाने दो उसको कोर्ट। आप क्या नहीं कर सकते हो? आप कंपनसेशन मांगने के लिए खुद से कोर्ट में केस नहीं कर सकते उसके खिलाफ, कि कोर्ट में जाके आप ये रिक्वेस्ट करो सर ये इसका गुड्स इसको वापस दिला दो और मेरे को कंपनसेशन दिला दो। यू कांट डू दैट। क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है वो गुड्स उसके लिए एसेंशियल ही नहीं था, तुम पोकट ही उसके ऊपर जबरदस्ती गुड्स दे रहे हो और उससे पैसे वसूल रहे हो, है ना। लेकिन जब वो जाएगा कोर्ट, जब वो बंदा जाएगा बोलेगा मेरा चश्मा तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मुझे पुश्तैनी चश्मा मिला है, मेरे को तो ये चश्मा ही चाहिए, तो जब कोर्ट उससे बोलेगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, तुमने खो दिया, तो किसी व्यक्ति ने तुम्हारे लिए एफर्ट डालने हैं, तो एक काम करो भैया इसको कंपनसेट तो करो, तब लो चश्मा। तुम जाओगे तो उल्टा फंस जाओगे ना। वो बंदा बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, कोर्ट बोलेगा हमारा टाइम भी क्यों वेस्ट किया, रिटेन कर ले तुम। समझ आ रही ना, अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल हो जाता है मामला कि भाई उसको मिला, तुमको मिला है उसका गुड्स, वो कंपनसेट करने को रेडी है, तुम उसका गुड्स वापस दे दो, कंपनसेशन ले लो, बात खत्म। उसमें भी कोर्ट का क्या दखल है? तो इसलिए साफ साफ कहा फाइंडर ऑफ गुड्स को कंपनसेशन के लिए सूट फाइल करने का राइट नहीं है, लेकिन फाइंडर ऑफ गुड्स को रिटेन कर सकता है जब तक उसे कंपनसेशन ना मिले। और एक बात बिल्कुल अलग है वो, कि अगर सपोज उस गुड्स के खिलाफ सामने वाले बंदे ने, ट्रू ऑनर ने रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया था न्यूज़पेपर में, ऐसा इमेजिन करो इश्तिहार आ गया था 1 लाख रुपए दूंगा जो मेरा चश्मा लाके देगा, तो यहां पे अब आपके पास जब वो डिक्लेयर कर चुका है कि वो 1 लाख रुपए देगा, तो फिर अब तुम जा सकते हो कोर्ट और 1 लाख रुपए के लिए सूट फाइल कर सकते हो, मतलब रिवॉर्ड के लिए सूट फाइल कर सकते हो। कंपनसेशन की तो बात ही खत्म हो गई। यस, वो इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो बताओ। इंटरेस्टिंग है ना ये,
कि नहीं लग रहा इंटरेस्टिंग? बताओ। चलो अगली बात देखते हैं। व्हेन द फाइंडर ऑफ थिंग कॉमनली ऑन सेल मे सेल इट। व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग कॉमनली ऑन सेल, ये थिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। थिंग मतलब गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स। कैसा गुड्स? कॉमनली ऑन सेल, मतलब इस तरह का गुड्स जो बेचने के ही काम आता है, मतलब जनरली इस तरह का गुड्स है। मे सेल इट, फाइंडर ऑफ गुड्स उस गुड्स को बेच भी सकता है। अब ऐसा कैसे होगा, जरा कहानी को समझना। व्हेन अ थिंग विच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल इफ लॉस्ट, जैसे सपोज करो, आपका एक वियर्ड एग्जांपल ले रहा हूं बट सोच के देखो। फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स की एक बड़ी थैली थी या बड़ा बॉक्स था और वो सेल के लिए था, और वो जो पर्सन था उससे खो गया, जो उसको बेचने जा रहा था सब्जी मंडी। तुम्हें मिल गया है ना, गिर गया उसका बॉक्स। सपोज वो उस पे जाते हैं ना टेम्पो वेम्पो पे, तो वो गिर गया नीचे। तुम जा रहे थे उस रास्ते से, तुमको वो बॉक्स मिल गया। तुमने सोचा इतने सारे आम का अपन क्या करेंगे, बेच दो इसको। ठीक है, उस तरह की कहानी है। तो व्हेन अ थिंग which is commonly the subject of sale if lost, if the owner cannot with reasonable diligence be found, or if he refuses upon the demand to pay the lawful charges of the finder, कहानी यह है कि उस बॉक्स का जो ऑनर था, या तो हमारे ढूंढने से वो मिला ही नहीं। पहली ड्यूटी ये नहीं कि सीधे बेच दो, पहले उसके ऑनर को ढूंढो। उसका ऑनर तुमने ढूंढा। अब ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है लॉ में और बहुत काम आता है। आपने जो सर्च किया वो रीजनेबल डिलीजेंस से किया। डिलीजेंस इंटेलिजेंस शब्द से मिलता जुलता शब्द है, जो ये कहता है कि आपने पूरी ईमानदारी और पूरी जागरूकता के साथ किसी को ढूंढा है, विथ ऑनेस्टी एंड विथ कॉन्शियसनेस। आपने दिमाग लगा के किसी को ढूंढने की कोशिश की। ऐसे नहीं मैंने रोड पे इधर देखा, एक बार उधर देखा और सोचा कि यार वो तो मिल नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता। डिलीजेंस अप्लाई किया। क्या उस कार्डबोर्ड पे किसी का नाम लिखा है? क्या कहीं जहाँ पे भी सब्जी मंडी है आसपास, वहां जाके पूछा कि ऐसे बॉक्सेस कौन व्यक्ति लेके घूमता है? ऐसा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने रीजनेबल डिलीजेंस दिखाई थी ट्रू ऑनर को ढूंढने की। अगर तुमने वो डिलीजेंस दिखा के ट्रू ऑनर को ढूंढने की कोशिश की और वो ऑनर नहीं मिल रहा है, अब उस डब्बे का क्या करें अपन आम के? तो आप उसे बेच सकते हो। एक केस तो ये है। क्यों? क्योंकि भाई वो पेरिशेबल नेचर का है अगर, हाँ, तो वो तो खराब हो जाएगा, उससे तो सबका ही नुकसान हो जाएगा, ट्रू ऑनर का भी नुकसान हो जाएगा। अरे बेच लो, कल को वो मिल जाए तो उसको पैसे दे देना उसके। केस नंबर 2, आम का जो डब्बा हमको मिला, हम उसको बेच नहीं सकते। ट्रू ऑनर हम ढूंढने निकले और सच में ट्रू ऑनर मिल गया। अब ट्रू ऑनर को अपन बोल रहे हैं कि यार देखो, ढूंढने में, यहाँ तक लाने में, ट्रांसपोर्ट करके एक खर्चा हुआ, मेरे लॉफुल चार्जेस हैं। लॉफुल मतलब जितने मेरे चार्जेस बनते हैं तू दे दे भाई। वो रेडी नहीं है, वो बोल रहा मैं नहीं, ये चार्जेस वार्जेस नहीं दूंगा, लाओ मेरा डब्बा दे दो। ऐसा नहीं होता है ना। ये तो लॉ हमें राइट देता है, ऊपर ही पढ़ लिया, टू रिटेन द गुड्स। और उसको हम क्या बोलेंगे, एक काम कर, अब तू जा कोर्ट और वहां से लेना डब्बा। ठीक है, तो ये राइट तो हमें है ही। तो आप उससे लॉफुल चार्जेस डिमांड करो, वो लॉफुल चार्जेस नहीं दे रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो भी। अब वो गया कोर्ट, चलो सपोज मान लिया, तो हम इस डब्बे का क्या करें? यहां भी आपको ये राइट है कि आप उस डब्बे को बेच दो, क्योंकि वो खराब हो जाएंगे तो फिर तो सबका ही नुकसान हो गया ना। उसमें तो ना आपके चार्जेस मिलेंगे, ना उसको उसके गुड्स का राइट मिलेगा। तो जनरली ऐसा तभी किया जाता है जब वो गुड्स जो है वो डेंजर ऑफ पेरिशिंग पे हो, डेंजर ऑफ लूजिंग ग्रेटर वैल्यू पे हो, कि उन गुड्स की हालत खराब हो जाएगी, वो गुड्स पेरिश हो जाएंगे, सबका नुकसान हो जाएगा। इसलिए लॉ मेकर्स ने ये राइट दिया कि अगर आपको ऐसी चीज मिली है जो बिकती है बाजार में, बिकती है बाजार में, हर चीज थोड़ी बिकती है बाजार में। वो चश्मा किसी का नंबर, किसी के आंख के हिसाब से उसको क्या बेचोगे? तो हर चीज के लिए ये रूल नहीं हो सकता। तो वो चीजें जो जनरली बिकती हैं बाजार में, वो पेरिशेबल नेचर की हैं। आपने फाइंड मतलब गुड्स के ट्रू ऑनर को ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिलता, या फिर अगर वो मिलता है लेकिन वो आपके लॉफुल डैमेजेस को देने से मना करता है, तो आपको ये राइट है कि आप उसको बेच दो। यस, कोई डाउट? इसके जो 1 और 2 पॉइंट है वो जरा ध्यान से पढ़ लो।
when the thing is in danger of perishing or losing the greater part of its value, or when the lawful charges of the finder in respect of the thing found amount to 2/3 of the value. ये और बढ़िया पॉइंट है. 2/3 मतलब समझते हो ना, 66.66%. हाँ, 300 रुपए की चीज पे, सपोज एग्जांपल के लिए बोलो, 300 रुपए की चीज है वो बाजार में बिकने के लिए, आपको मिल गई, उसका ट्रू ऑनर कोई और है, आप वो फाइंडर ऑफ गुड्स. आपने ढूंढने में अगर 200 रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं ऑलरेडी, तो भाई अब एक काम करो, इसको बेच के पैसे खुद ही रख लो. क्यों? अब वो मिल भी गया तो तुम लॉफुल चार्जेस में उससे 200 रुपए से ज्यादा मांगोगे आउट ऑफ 300. तो 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू से ज्यादा अगर उसकी वैल्यू में आपने खर्चा कर दिया, लॉफुल चार्जेस कर एक्सपेंड कर दिए इन फाइंडिंग द ट्रू ऑनर, तो फिर इसे बेचना ही सेंसिबल है. क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये बेचने की कंडीशन है, हाँ, पैसे रखने की नहीं. हाँ, चलो जल्दी से बताओ ये कितना समझ में आया, और अगर समझ में नहीं आया है तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं. लीन का मतलब ये होता है कि एक तरह का कब्जा है ना, और कब्जा ऑनरशिप पे नहीं है, पोजीशन पे है. एक वर्ड तुमने पढ़ा है या सुना है, फॉरफीचर. फॉरफिट कर लेना मतलब एक तरह से आप किसी से गुड्स की ऑनरशिप छीनते हो, वो अलग टर्म है. यहां पे लीन है, लीन भी कब्जा कर रहे हो लेकिन ऑनरशिप नहीं, पोजीशन, केवल उसकी होल्डिंग है आपके पास, ऑनरशिप नहीं ले रहे हो किसी से. ये दोनों बातें अलग अलग समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर अंशिका नहीं आ रही है तो बता, मैं समझाता हूं. अच्छा, तेरे पास भी नेटवर्क इशू हो रहा है क्या वंशिका? मेरी आवाज कट रही है? तुम बोल नहीं रहे हो इतनी देर से. 1 मिनट, मैंने अभी अभी हो रहा है ऐसा. 1 सेकंड रुकते हैं, हो सकता है नेटवर्क ठीक हो जाए तो बताना. नेटवर्क ठीक हुआ, मैं स्विच कर देता हूँ, नेटवर्क काम करता हूँ. देखो, मैं ये अंतर बता रहा हूं कि सपोज आप किसी की चीज को कब्जा करते हो, तो कब्जे 2 तरह के होते हैं. पहला होता है आप उसकी ऑनरशिप ले रहे हो, मतलब वो ऑनर था, अब आप ऑनर बन रहे हो. इस तरह के कब्जे को बोलते हैं फॉरफीचर. और एक और तरह का कब्जा होता है, वो होता है सिर्फ किसके ऊपर कब्जा किया आपने कब्जा किया है सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे. मतलब आप उसकी ऑनरशिप नहीं ले रहे हो, उसका टाइटल नहीं ले रहे हो. ऑनरशिप को हम लीगल भाषा में बोलते हैं टाइटल उसी का है, लेकिन लीगल मेरे पास राइट है कि जब तक वो मेरा कंपनसेशन नहीं देता, ये सारा गुड्स मेरे कंट्रोल में रहेगा. कंट्रोल ले रहा हूं मैं बस, और ये लीगली ले रहा हूं. वो होगा ऑनर होगा तो, बट वो मुझसे कंट्रोल नहीं मांग सकता. ये होता है राइट ऑफ लीन. अंतर समझे तुम फॉरफीचर और लीन में, या अभी भी डाउट है? ऑनरशिप नहीं ले रहे हैं हम उससे, केवल गुड्स पे कंट्रोल ले रहे हैं. एक खास बात और समझ लो, फॉरफीचर तो ऐसा हो सकता है कि आप उसके घर में घुसो और कब्जा कर लो चीजों का, क्योंकि आप ऑनर हो अब. लेकिन लीन आप तभी ले सकते हो जब ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है. कंट्रोल चीजों पे तभी रख सकते हो, आप किसी को डरा धमका के उससे चीजें छीन के लाके लीन नहीं कर सकते हो. लीन तभी हो सकता है जब कंट्रोल है. एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, उससे ये राइट ऑफ लीन तुम्हें हमेशा याद रहेगा. एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास भी ये राइट है, पता? ऑडिट करते हैं हम, जैसे किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं. ऑडिट मतलब क्या होता है? ये जो अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से लोग बुक्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इसके ऊपर हम सर्टिफिकेट देते हैं, है ना. तो ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट के पेपर्स हमारे पास है, राइट. सामने वाले कंपनी के भी कुछ पेपर्स अपने पास है. अब हमारी ऑडिट फीस वो नहीं दे रहा है, ऑडिट फीस नहीं दे रहा है. तो ऑडिट फीस ना मिलने पे हम सामने वाले को ये कह सकते हैं, भाई पेपर तेरे हैं, मैंने तेरे से लीगली लिए थे, अब मैं इन पेपर को तुझे तभी लौटाऊंगा जब तू मेरी फीस क्लियर करेगा.
तो ये जो पेपर पे तुमने राइट अप्लाई किया ना, इसी को बोलते हैं राइट ऑफ लीन। आपने उन पेपर को जो आपके पास ऑलरेडी पोजीशन में थे उनको कब्जा कर लिया। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि तुम उसके ऑफिस में जाओगे, उसके अकाउंटेंट को डराओगे और वहां से पेपर उठा के ले आओगे और फिर बोलोगे मैंने लीन कर लिया। ये बकवास है, ये इलीगल एक्टिविटी है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत सिंपल है ना कि कुछ कठिन है। ये होता है राइट ऑफ लीन। अब देखो जरा, लीन इज अ राइट ऑफ पर्सन टू रिटेन द गुड्स। रिटेन वर्ड का मतलब पहले से गुड्स तुम्हारे पास है, तुम इसे आगे भी रखोगे, बिलोंगिंग टू अनदर। जबकि ये गुड्स किसको बिलोंग करते हैं, इसका ट्रू ओनर कौन है, कोई और। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि अगर वो तुम्हारा लॉफुल चार्जेस कंपनसेशन पे नहीं करता है, कौन, ट्रू ओनर, और तुम हो कौन, फाइंडर ऑफ गुड्स। तो एज अ फाइंडर ऑफ गुड्स तुम क्या कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो गुड्स। मतलब आप एक्चुअल में राइट ऑफ लीन अप्लाई करते हो। हेलो, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है लीन मतलब